भारत के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने वाले जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के रिश्ते को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मुझे लगता है कि देश के सामने कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। हमने कांग्रेस और अन्य दलों से कहा है कि हम 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में और 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा करेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं और उसके कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि अगर उनके नेताओं के भी भारत विरोधी ताकतों से संबंध पाए जाते हैं तो उन्हें भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन में जो कुछ चल रहा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। अभी देश में जो मुद्दा सबके सामने में आए हुए हैं, गंभीर मुद्दा है। मैं मानता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से हम नहीं देखना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट अब जारी कर दी है। इसमें 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए, 3 प्रत्याशियों की सीट बदली गई। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पहले वो पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे। आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को अब पटपड़गंज से चुनावी मैदान में उतारा है। ओझा ने अभी हाल ही में 2 दिसंबर को पार्टी ज्वाइन कर ली थी और चर्चित चेहरे में आम आदमी पार्टी ने तिमारपुर से मौजूदा विधायक दिलीप पांडे का टिकट काट दिया है। उनकी जगह 2 दिन पहले बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सुरेंद्र पाल सिंह को उम्मीदवार बना दिया गया है। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट 21 नवंबर को आई थी जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम थे। इसमें बीजेपी कांग्रेस से आए 6 लोगों को टिकट दिया गया था। बीजेपी के 3, कांग्रेस के 3 चेहरे इसमें शामिल किए गए थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के कुछ दिनों बाद ही इंडिया गठबंधन बिखरता दिख रहा है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, सत्तारूढ़ टीएमसी सुप्रीमो सभी को साथ लेकर चलती हैं। कीर्ति आजाद ने कहा कि इस समय इंडिया गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट 70% है, इसलिए उन्हें इंडिया गठबंधन की कमान सौंपी जानी चाहिए। वहीं वरिष्ठ नेताओं में खासकर भारतीय राजनीति के दिग्गज और सबसे अनुभवी शरद पवार ने भी ये कहा कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। स्थिति बड़ी स्वतः स्पष्ट है। आप देखें तो बहुत सारे घटक दल हैं इंडिया ब्लॉक के जो प्रसन्न नहीं हैं और वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए इंडिया ब्लॉक। उन्होंने ही खड़ा किया था। यहाँ तक कि राजनीति के भीष्म पितामह, सबसे पुराने वरिष्ठ व्यक्ति, पिता तुल्य आदरणीय श्री शरद पवार जी ने भी इसी बात को कहा है। और आप स्ट्राइक रेट यदि देखें कांग्रेस का 1 to 1 बीजेपी के साथ तो 10% है सिर्फ, लेकिन अगर आप टीएमसी का देखें बीजेपी के साथ तो हम 70% स्ट्राइक रेट पर आगे बढ़े हुए हैं। तो उनका अनुभव भी है, एक अनुभवी व्यक्ति भी हैं। सरकार भी वह 2011 से चला रही हैं, लोग उनको बार बार लगातार जिता रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा के पहले दिन चंपई सोरेन का रिएक्शन सामने आया। कहा, आज पहला दिन था, शपथ ग्रहण की शुरुआत है। झारखंड की जो बातें हैं, मुद्दे हैं, उन बातों को विधानसभा के अंदर हम उठाएंगे। विपक्ष का नेता चुने जाने के सवाल पर वो बोले कि वो 12 दिसंबर के बाद चुने जाने। देखिए, आज तो शुरुआत है, आज तो शपथ ग्रहण करना है, ये है ना। फिर आगे आप लोग देखिएगा, इंतजार कीजिएगा, हर बात उठेगा। जहाँ कमी होगा, राज्य की जनता की कमी होगा, उस समय हम लोग उस बात को उठाएंगे। हो जाएगा, 12 तारीख के बाद हो जाएगा। देखिए, ये भी जनादेश जो है वो सरकार को काम करने देना है। जो मुद्दा अगर सरकार ने जो कमी रखेगा उस मुद्दा को हम लोग जोर शोर से उठाएंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर बेलगांव में मराठी युवक के साथ हो रहे अत्याचार मामले को लेकर शिवसेना यूबीटी की तरफ से आज विधानसभा की सीढ़ियों पर विरोध जताया गया। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने इसका विरोध करते हुए बताया कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो या अन्य की, मराठी युवक पर हो रहे अत्याचार का हम सब विरोध करेंगे, जिसके लिए आज विधानसभा से वॉकआउट किया है। किसानों के प्रदर्शन के चलते बंद शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा इस तरीके के मामले पहले ही कोर्ट में चल रहे हैं, फिर बार बार क्यों इस तरीके की याचिका दाखिल की जा रही है। कोर्ट ने आगे कहा कि याचिका दाखिल करने से ऐसी धारणा बन रही है कि यहाँ कोई व्यक्ति केवल लोगों को दिखाने के लिए और प्रचार के लिए मुकदमे करने के लिए आया है। आप पहले से चल रही याचिका में सहयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। याचिका जालंधर के रहने वाले गौरव लूथरा की तरफ से लगाई गई थी। दिल्ली के 2 प्रमुख स्कूलों समेत 40 स्कूलों में आई बम की धमकी अफवाह करार दी गई। दिल्ली के तमाम स्कूलों में बम की धमकी के बाद व्यापक जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे फर्जी मेल करार दिया। जांच के दौरान सभी स्कूल परिसरों की बारीकी से तलाशी ली गई, लेकिन किसी भी प्रकार के विस्फोटक सामग्री के संकेत भी नहीं मिले। पुलिस और एजेंसियां इस ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई हैं। हालांकि इस घटना के बाद स्कूलों में सुरक्षा और सतर्कता दोनों बढ़ा दी गई। दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। आज सुबह करीब 40 स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि स्कूल के अंदर बम लगा हुआ है। और ये सूचना मिलने के साथ ही स्कूलों में हड़बड़ी मच गई। जैसा कि इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आर.के. पुरम के डीपीएस स्कूल के बाहर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7:06 पर धमकी भरा जो ईमेल भेजा गया था, उसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई थी। दमकल विभाग को सूचना देने के बाद तमाम जो पुलिस को खबर की गई, और सूचना मिलने के साथ ही मौके पर जो दमकल विभाग की गाड़ियाँ पहुँच गई थी, दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ पहुँच गई थी। और ये वो वही स्कूल है जहाँ पर ये धमकी भरा मेल भेजा गया था। आप देखिए कि स्कूल के अंदर जो तमाम तलाशी ली जा चुकी है। दिल्ली पुलिस की डॉग स्क्वाड पहुँच गई थी सघन तलाशी लेने के बाद। हालांकि इस स्कूल के अंदर से कुछ भी ऐसी बरामदगी नहीं हो पाई है। पूरे स्कूल परिसर की तलाशी ली गई, और इसके साथ ही स्कूल के जो स्कूली बच्चे थे उनको पहले ही छुट्टी दे दी गई थी, क्योंकि बहुत ही सीरियस मामला था। और उसी सीरियस मामले को देखते हुए जो है स्कूल प्रशासन ने बच्चों को घर भेज दिया था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तलाशी का अभियान पूरा हो चुका है। तमाम जो दिल्ली पुलिस की टीम निकल चुकी है, और अब दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके से रवाना हो रही है। और बताया जा रहा कि जो धमकी भरा जो मेल भेजा गया था, हालांकि उसकी दिल्ली पुलिस जांच करेगी धमकी भरा मेल कहां से भेजा गया है। लेकिन इस बार जो है KNR ग्रुप ने इसकी इस पूरे की जिम्मेदारी ली है। इसके साथ ही $30,000 की भी मांग की गई है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उस मेल के आधार पर मामले की जांच करना, और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर ये मेल कहां से आया था, किसने भेजा था, आखिर मकसद क्या था। दिल्ली के जो तमाम स्कूल है वहां पर जिन स्कूलों में जो कॉल आया था, वो वहाँ पे सभी तमाम स्कूलों के अंदर तलाशी अभियान लगभग पूरा हो चुका है। कैमरा पर्सन परवेज के साथ सुरेश झा, भारत 24, दिल्ली। वहीं सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर आज देखने को मिला। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, ऑडी कार सवार ने ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मारी और चपेट में आए 2 बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और ये खबर गुजरात के जूनागढ़ से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जूनागढ़ हाईवे पर 2 कारों की आमने सामने से टक्कर हो गई। 5 छात्रों समेत 7 लोगों की इसमें मौत हो गई है। टक्कर इतना भयानक था कि कार जलकर खाक हो गई और अंदर बैठे सभी 7 लोगों की जलने से मौत हो गई। इसमें 5 छात्र स्कूल में परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही मालिया पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को सिविल अस्पताल भेज दिया गया। इतनी बड़ी मौत की सूचना से पूरे इलाके में हंगामा मच गया है। देश के कई हिस्सों में सामान्य ठंड के बीच जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तापमान माइनस में जा पहुंचा है। आज जोजिला में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, लेह में -20 डिग्री सेल्सियस, लेह में -12.8 और गुलमर्ग में -9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इधर हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में रविवार को शाम हल्की बर्फबारी हुई। दिसंबर का पहला हफ्ता बीतने के बाद भी हिमाचल के पहाड़ों से बर्फ नदारद थी। होटल संचालक यहां पर आए पर्यटकों के लिए आर्टिफिशियल बर्फबारी करा रहे थे। वहीं अब मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश हुई है। दिल्ली NCR में देर रात हल्की बारिश हुई और तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। उत्तराखंड के चमोली में औली में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद औली में व्यापारियों और खेल प्रेमियों के चेहरे खिल गए हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों के औली पहुंचने की उम्मीदों के साथ स्थानीय कारोबारियों के भी चेहरे खिले हैं। जनवरी में औली में राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 29 जनवरी से 2 फरवरी तक होने हैं और इसको लेकर तैयारियां जोरों पर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी देखी गई। लंबे समय से प्रदेश में बर्फबारी का लोग इंतजार कर रहे थे। रविवार देर शाम अचानक से शिमला समेत प्रदेश के 5 जिलों में बर्फबारी शुरू हो गई। राजधानी शिमला में भी अचानक बर्फबारी से पर्यटकों ने जम करके इसका लुत्फ उठाया। शिमला के रिच और मॉल रोड समेत अलग अलग हिस्सों में लोग बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आए।
हिंदू धर्म को लेकर इल्तिजा मुफ्ती की प्रतिक्रिया पर आक्रोश है। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने उस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वो खाती यहां की हैं, लेकिन बात पाकिस्तान की करती है। एक बयान सामने आ रहा है इल्तिजा मुफ्ती का। वो कह रही है हिंदू धर्म पागलपन है, एक बीमारी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिनके अब्बा उनके नाना हुआ करते थे, जिनके घर में हलाला है, 3 तलाक है, बहुविवाह है, थूक जिहाद है, ज़मीन जिहाद है, जैविक जिहाद है और ना जाने कौन कौन से जिहाद हैं, जहाँ से आतंकवाद का समर्थन उठता है, जो इस देश की खाते हैं और बजाते पाकिस्तान की है, जिनकी आत्मा पाकिस्तान में बसती है, ऐसे दोगले चरित्र के लोगों को हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले अपना स्वयं का इलाज कराएं। जयंत मेहता को मशहूर डेयरी ब्रांड अमूल का 5 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। वो कंपनी में पिछले 34 साल से काम कर रहे हैं। उन्हें साल 2023 में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। जयंत मेहता को 5 साल का एक्सटेंशन इसी के साथ दे दिया गया है। जयंत मेहता को गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड अमूल का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। उनका टेन्योर 2029-30 तक रहेगा। मेहता की अगुवाई में कंपनी ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। जयंत मेहता ने अमूल दूध ब्रांड यूरोपीय बाजार में भी उतारा। जयंत मेहता 1991 में अमूल से जुड़े और उन्होंने कंपनी के ब्रांड मैनेजर, ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर और जनरल मैनेजर के रूप में काम किया। जयंत मेहता ने 2018 से अमूल डेयरी आनंद के प्रभारी एमडी के रूप में भी काम किया है। जयंत मेहता पिछले 34 सालों से अमूल के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कई पदों पर काम किया है। मेहता इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के लिए मार्केटिंग के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। अमूल भारत का सबसे बड़ा एफएमसीजी एंटरप्राइजेस है। कंपनी का 80,000 करोड़ रुपए का एनुअल ब्रांड सेल्स टर्नओवर है। ये गुजरात में 36 लाख दूध उत्पादकों का एक कोऑपरेटिव फेडरेशन है। अमूल 18 जिला दुग्ध संघों के 18,600 ग्राम डेयरी सहकारी समितियों के जरिए काम करता है। ये कोऑपरेटिव संस्थान रोजाना 3 करोड़ लीटर से अधिक दूध बेचता है। मेहता की अगुवाई में अमूल ने दुनिया भर में सबसे मजबूत फूड एंड डेयरी ब्रांड के रूप में वैश्विक पहचान हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।